हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम देखते हैं सिलेबस ओवरव्यू एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। माई सेल्फ मेघराज सुडे, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट बीपीआर सेसमी साइंस के किसी कॉमर्स कॉलेज चालीसगांव। तो मुझे आपको असाइन किया है बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसवाई का सिलेबस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। तो एसवाई के सिलेबस में आपको डिसिप्लिन सिलेक्टिव सब्जेक्ट करके एक सब्जेक्ट होता है जो हम आपने चूज किया है जूलॉजी। जूलॉजी में हमारे पास दो थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। दो थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का जिसको 2 क्रेडिट दिए हुए हैं, और सेकंड थ्योरी है हमारा बायोकेमिस्ट्री का जिसको फिर से 2 क्रेडिट दिए हुए हैं। तो मेरे पास पढ़ाने के लिए आपको है बायोकेमिस्ट्री। मुझे असाइन किया गया है आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। फिजियोलॉजी आपको शिड़के सर पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल्स लेंगे आपका मुकेश पाटिल सर। और ये जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है हमारे पास, उसमें आपको आपके पास ऑप्शन है एप्रीकल्चर का। जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, उन तीनों सब्जेक्ट में से जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आपकी स्किल एनहांस हो इस सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक टॉपिक में आपको आपका जो है वो आपको स्पेसिफिक टॉपिक में अचीव करना है कुछ, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पूरा का पूरा आपको दिया जाता है। तो थ्योरी जो है वो आपकी फिजियोलॉजी की शेर के सर लेंगे, बायोकेमिस्ट्री मेरे पास है यानी चुड़े सर के पास, प्रैक्टिकल लेंगे आपके मुकेश पाटिल सर और मैं, हम दोनों मिलकर हम आपका प्रैक्टिकल असाइन करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं हम डिटेल में कि बायोकेमिस्ट्री में हमको एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला यूनिट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, जिसको 8 क्रेडिट दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ये है एक मैक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी कार्बो मैक्रोमोलिक्यूल्स में गिने जाते हैं। मैक्रो का मतलब बड़े वाले, जो एनर्जी हमको देते हैं। बेसिकली फर्स्ट हमारा एनर्जी गेन, मेजर एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा होता है हमारा? ग्लूकोज। जो कि ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन का हाइड्रेट। अब हम देखेंगे, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे उसको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप आते हैं, एक कैटाबॉलिज्म आता है, एक एनाबॉलिज्म आता है। वेरी गुड। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म 12th में आपने पढ़ा होगा। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म यानी फॉर्मेशन। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमको एनर्जी मिलेगी, और ग्लूकोज किस तरीके से फॉर्म होता है, ये सभी चीजें हमको देखनी है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो उसमें हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। इसके आगे वाला लेक्चर हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस डिटेल में देखते हैं। उससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बेसिक्स के बारे में देखेंगे, और जो रिएक्शंस है वो सभी रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करेंगे, और उसके इंटरमीडिएट, रिएक्शन के इंटरमीडिएट, वो सब हम डिटेल में धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। उसके बाद में हमको देखना है क्रेब्स साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। और ग्लाइको सॉरी ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होगा। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमको थोड़े शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है ये हमारे बहुत सारे मोनोमर्स से बनते हैं। अब ये मोनोमर्स जो है वो ब्रेकडाउन होने के बाद, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको कुछ एनर्जी मिलती है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको कुछ एनर्जी मिलती है, और एनर्जी कब मिलेगी? जब बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट होंगे और
वो रिएक्शन कैरी आउट या रिएक्शन को फास्ट करने में कौन मदद करेगा? हमारे एंजाइम्स। तो बायोकेमिस्ट्री में जो है हमको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है। आपको लगता होगा कि बायोकेमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे तो बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपको आप क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको मेरी तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश आपको करूंगा। ठीक है। पेंटोस फॉस्फेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेंटोस फॉस्फेट में जनरेशन ऑफ NADP। ठीक है। ये अभी माइक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होने के बाद हमको क्या मिलेगा? ATP, यानी कि एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारे पास फॉर्म होगा। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं एनर्जी गेन करने के लिए। एनर्जी उस मॉलिक्यूल से जो ट्रैप एनर्जी है उस मॉलिक्यूल में, उसको निकालने के लिए ये सब हम प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमको क्या करना है? जो नॉट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस है उससे हमको शुगर बनाना है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में हम NADPH बनाएंगे। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन करेंगे और क्रेब साइकिल तक उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से चलती है इसका हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट हमारा आएगा। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड यानी कि फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वैसे ही फैट एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें भी एनर्जी होती है हमारी। लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ फैट, फैट फॉर्मेशन और लिपिड फॉर्मेशन। लिपोलाइसिस, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है हमारा, वैसे लिपोलाइसिस फैट का ब्रेकडाउन या लिपिड का ब्रेकडाउन। ओके। और सिंथेसिस किस तरीके से होता है पाल्मिटिक एसिड का? बायोसिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। ये सब आपको ट्रिकी वर्ड लगते होंगे, पर हम सब इस वर्ड का मीनिंग से लेके ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बॉडी में किस तरीके से सब ये फंक्शन करता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो उसके बाद हमारा यूनिट थर्ड आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन पता होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 12th से। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स की चेन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन में होती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और प्रोटीन में भी एनर्जी होती है। प्रोटीन में भी एनर्जी होती है। देखेंगे हम कौन से प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड में ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड क्या होते हैं और कीटोजेनिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये हम यूनिट 3 में कवर करेंगे, दैट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओके। तो इसमें देखेंगे कि अमीनो एसिड किस तरीके से बनते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांस अमीनेशन क्या होता है? ट्रांस अमीनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ट्रांसफर होके एक ग्रुप अगर थोड़े से भी कोई अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो एक नया अमीनो एसिड बनता है। डीअमीनेशन देखेंगे, मतलब अमीनो एसिड का रिमूवल करना। डीकार्बोक्सिलेशन, अमीनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूव करना। और यूरिया साइकिल हम इस यूनिट में देखेंगे। बहुत इजी यूनिट है। आपको ये वर्ड ट्रिकी लगते होंगे, पर इस वर्ड के नाम में सब छुपा होता है। ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। डी का मतलब होता है रिमूव करना। डी का मतलब होता है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूव करना। है ना इजी? हम सब ये डिटेल में पढ़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक, सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हमारे पास आता है यूनिट नंबर 4 का, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन को कैटलाइज करने में मदद करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं। अगर कोई सबस्ट्रेट का हमको प्रोडक्ट में कन्वर्शन कराना है, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन कराना है, तो यहाँ पे हमारे एंजाइम्स की मदद से हम जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन का कैटलाइजेशन करने वाले हैं, कर सकते हैं। यानी कैटलाइजेशन मतलब जो रिएक्शन स्लो होती थी उसी रिएक्शन को एंजाइम की मदद से हम फास्ट फास्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ये होता है एंजाइम्स का काम। एंजाइम क्या होते हैं उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंजाइम्स के टाइप क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन। ऑथलील करके क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, देखेंगे हम डिटेल में क्या होता है ऑथलील, वो देखेंगे। एंजाइम्स के एक्शन किस तरीके से होते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड होता है,
या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होता है, लॉक एंड की मॉडल देखेंगे इसमें। उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। काइनेटिक्स मतलब एंजाइम फंक्शन किस तरीके से करता है, उसकी स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, और एंजाइम्स को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम के ऊपर, पीएच कैसे अफेक्ट करता है, ये हम सब देखेंगे यूनिट नंबर 4 एंजाइम्स में। अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन, क्या ऐड करने से एंजाइम्स का एंजाइम्स के साथ क्या ऐड करने से, कोफैक्टर ऐड करने से किस तरीके से एंजाइम काम करेगा, और एंजाइम का इनहिबिशन और रेगुलेशन मतलब एंजाइम को ब्लॉक करने वाले और एंजाइम को रेगुलेट करने वाले कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में एंजाइम्स में। ठीक है, तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी? हमने तो पढ़ा लिया, हम तो पढ़ा लेंगे, यूट्यूब से वीडियो लिंक भेज के आपको पढ़ा लेंगे, पर आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी ये हम बता देंगे आपको। देखिए, बायोकेमिस्ट्री आपको शुरुआत में बहुत बोर लगेगा, ठीक है, तो आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको जब भी हम वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, जब भी अब आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, उसको आपको पेन और पेपर हमेशा साथ में रखना है, ये कभी नहीं भूलना है। पेन और पेपर साथ में होगा तभी आप नोट डाउन करते जाएंगे, पॉइंट धीरे धीरे समझते जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो अगले दिन आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाते वक्त आपको नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप लेक्चर देखोगे तो लेक्चर देखते देखते समय आपका पूरा कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, एक लिखा और 100 बका, मतलब 100 बार आपको कोई भी बकबक करे, 100 बार आप एक ही चीज दोहराए तो आपको याद नहीं होगी, पर एक बार लिख के जरूर देखिएगा उस चीज को। लिखना और सुनना किसी का, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपको क्या करना है, वीडियो देखते साथ साथ आपको आपकी नोट्स बनानी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ऐसा करोगे, अगर आप वीडियो देख लिया और आगे अगले दिन आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब नोट्स में क्या होता है कि हम हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं, हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको समझने के लिए इजी जाता है वो। तो ये करना बहुत जरूरी है, आपको जो है वो नोट्स आपकी खुद की बनानी है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा लिया, मैंने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ा ली, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा लिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ा ली, पेंटोस फॉस्फेट शंट पढ़ा लिए, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पढ़ा लिया, ईटीएस पढ़ा लिए। पढ़ा तो लिया, पर आपको समझा कितना? ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो खत्म होने के बाद, हर लेक्चर के बाद या एक दो लेक्चर के बाद आपको टेस्ट दी जाएगी। टेस्ट होगी आपकी एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब मुझे पता तो चलना चाहिए ना आपको समझ में आया है नहीं, तो आपको जो है वो दी हुई टेस्ट जो है वो आपको हर दिन बाद, जिस दिन सबमिट करनी होगी उस दिन आपको सबमिट करनी ही होगी। उसके बाद आपको अटेंडेंस, जैसा हम क्लास में अटेंडेंस लेते हैं वैसा यहीं पे भी हम अटेंडेंस लेने वाले हैं। यहाँ पे नहीं चलेगा ऐसा कि एब्सेंट रह गए और सर को पता होगा कि देख लिया भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी। इसीलिए जो आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आपको भरनी जरूरी है। ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके अटेंडेंस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे? मैंने पढ़ा लिया, आपकी नोट्स बन गई। नोट्स बनने के बाद आपको उसको कम से कम 5 टाइम्स लिख के देखना है। 5 टाइम्स लिख के देखना है, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 10 टाइम्स से ज्यादा आप लिख के देख सकते हो। अब लिखने से क्या होगा कि आपको ये मेमोराइजेशन अच्छे से होगा। देख के नहीं लिखना है, पहले याद करना है उसके बाद लिखना है। कॉन्सेप्ट तो मैं बता दूंगा, ट्रिक्स तो मैं बता दूंगा किस तरीके से याद रखना है, कौन सा एंजाइम का नाम किस तरीके से पढ़ा है, कौन सा एंजाइम्स क्या फंक्शन करता है, कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे एटीपी डोनेट किया जाता है, कौन से को फैक्टर, कौन से को एंजाइम्स यहाँ पे लगते हैं, ये तो मैं पढ़ा दूंगा। पर ये जो बातें हैं ये एग्जाम तक ध्यान में नहीं रहती है, बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। पर अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, अगर आप रेगुलरली नोट्स बनाओगे, अगर आप रेगुलरली टेस्ट दोगे, एमसीक्यू दोगे और उसको बार बार पढ़ोगे, तो ही आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। नहीं तो
बैकलॉग के चांसेस बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, ऐसी बात है कि फिजियोलॉजी में आप स्कोर कवर कर सकते हो, फिजियोलॉजी में स्कोर कवर कर सकते हो, पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, एक बार ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हर पेपर में आपको बायोकेमिस्ट्री का काम पड़ेगा। यहाँ से आप एमएससी करोगे, एमएससी में भी बायोकेमिस्ट्री होता है, तो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हर स्टेप पे रिक्वायर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सब अच्छी तरीके से करना है तो एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, आज मैंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा लिया समझो, और दूसरे दिन मैंने क्रेब्स साइकिल पढ़ा ली। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रैक्टिस तो की ली, कर लिया आपने 10 टाइम्स, उसके बाद अगले दिन क्रेब्स साइकिल की प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे आगे आने वाले टॉपिक्स आगे आते जा रहे हो और आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो। ठीक है, समझो 10 दिन हो गए हमारे ग्लाइकोलिसिस को पढ़ाने के लिए, 10 दिन बाद आपको उसको फिर से रिवाइज कराना है। क्रेब्स साइकिल रिवाइज करते साथ साथ आपको ग्लाइकोलिसिस रिवाइज कराना है। उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक के साथ साथ आपको फिर से क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस रिवाइज करना है। समझो हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पढ़ लिया, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के पहले आपको फिर से क्रेब्स साइकिल रिवाइज करनी है, फिर से ग्लाइकोलिसिस रिवाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपका मेमोराइजेशन अच्छी तरीके से होगा, आपको एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आधे घंटे की बात है, रोज का सिर्फ आपको आधा घंटा देना है। आधे घंटे से ज्यादा मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आधे घंटे से ज्यादा मैं कौन सी भी क्लास नहीं लूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली नोट्स बनाना है, प्रॉपरली आपको सब रिएक्शन की प्रैक्टिस कराना है, और अटेंडेंस लगानी है, और वो जो भी टेस्ट देनी है वो आपको रेगुलरली आपकी टेस्ट देनी है। ठीक है, तो ये हुई हमारी स्ट्रेटेजीज, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव की लिंक की फॉर्म में। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो पढ़िए, ऐसा जरूरी नहीं है वो नोट्स पढ़ना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपके पास जो नोट्स है, आपके पास जो रेफरेंसेस है, जो पब्लिकेशंस की बुक्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होती है। कुछ कुछ बुक्स में देखा है मैंने कि एग्जाम्स के नाम भी ढंग से नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी नोट्स मैं गूगल ड्राइव की लिंक की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा उसको अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे याद रखे। आपको याद रखना होता है, होगा तो रखिए, नहीं नहीं रखना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के नाम अच्छी तरीके से याद रखिए तो भी बीएससी लेवल के ऊपर सफिशियंट है। इतने ज्यादा स्ट्रक्चर आप नॉट पॉसिबल इज, ये पेपर में पॉसिबल है, तो ऐसे प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होगा जो एकदम, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। पेपर में भी ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है कि स्ट्रक्चर निकाले, तो ट्राई कीजिए। अगर होता है तो स्ट्रक्चर पे भी फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं याद रखोगे तो उससे भी अच्छा। तो समझ में आया आपको। तो इसके आने वाले लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कि रोज का एक लेक्चर लेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जैसे जैसे आपका टाइम टेबल आता है, जैसे आपका टाइम टेबल बनता है उसके साथ साथ मैं आपका लेक्चर अपलोड करते जाऊंगा। नोट्स बनाइए, अच्छे से टेस्ट दीजिए और प्रॉपरली अटेंडेंस दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको जो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो उसके ऊपर आप पर्सनली या ग्रुप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।